एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक, नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने, शुचितापूर्ण होने का परिणाम है कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मान्य न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, अनावश्यक रूप से नौजवानों में कोई अनरेस्ट नहीं है। एक पक्ष वह जिसके कारण 17 के पहले की सभी नियुक्तियां बाधित थी। दूसरा पक्ष, ये जो 9 लाख मैन पावर उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा, 25 करोड़ की आबादी में ये 9 लाख जो नए लोग जुड़े, ये प्रतिभाशाली है, यंग ऊर्जा से भरपूर हैं। इसका लाभ हमें क्या प्राप्त हुआ? जो राज्य बीमारू था, आज हमने उसको भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना दिया है। जिस राज्य में वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो रेवेन्यू सरप्लस हो गया। जिस राज्य की आमदनी प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर आबादी में सबसे बड़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे पायदान पर गिना जाता था, बॉटम 5, बॉटम 6 में गिना जाता था, आज वह राज्य देश के अंदर टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अपनी इनकम को, अपनी प्रति व्यक्ति आय को 16 की तुलना में आज हम 3 गुना करने और अर्थव्यवस्था को भी 3 गुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी, उसको प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। और पिछले 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ये डबल इंजन सरकार ने उसी भाव के साथ काम किया। जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। जीरो करप्शन के लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट पहले दिन से चली और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो, इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि हर सप्ताह हम लोग किसी न किसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। ये नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया इसलिए भी प्रारंभ की गई है जिससे हम लोगों को उस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक जानकारी भी मिलती है। शासन के संज्ञान में सारी बातें आती हैं कि प्रक्रिया किस किस स्टेजेस में हुई, कहां कहां पे हुई। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भर्ती आयोग, बोर्ड या कोई संस्थान किसी नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है और शासन की निगाह उस प्रक्रिया के एक एक स्टेजेस पे न हो। हमारी तीसरी आंख उन सबको वाच करती है हर एक स्तर पर कि कहीं पे कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा
जो पहले से पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसकी शुचिता को भंग करते थे, अगर ये लोग कहीं पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले कि वह किसी प्रतिभाशाली युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, उससे पहले ही हम उसको वहां से खींच करके निकाल आते हैं और उसके बाद जो स्थिति उसके साथ गुजरती है वह किसी से छुपी भी नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि प्रत्येक सेक्टर में यूपी ने विकास किया है। यूपी के नौजवानों के सामने जो पहचान का संकट था, उस पहचान के संकट से वह मुक्त हुआ है। आपने कल देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का कल लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह एयरपोर्ट बनाया है। यानी अगर आबादी हमारी सबसे बड़ी है तो हम कार्य भी सबसे बड़ा करेंगे, और वह कार्य कल हम लोगों ने जेवर में करके दिखाया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जब पूरे उस पे काम करेगा तो 1 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देगा। 1 लाख नौजवानों को। ये जो एयरपोर्ट बना है, ये एयरपोर्ट जहां पे बना है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के क्राइम कैपिटल के रूप में वह क्षेत्र जाना जाता था। हर प्रकार का हीनियस क्राइम वहां होता था। शाम को 5 बजे के बाद गतिविधियां शून्य हो जाती थी। प्रातः 10 बजे के पहले तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था। कुल वहां की जीवन दिनचर्या 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में हो पाती थी। इस दौरान बाकी उसके बाद पूरी तरह बंद रहता था। उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। और आज ये डबल इंजन सरकार की स्पीड है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया का इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको स्थापित करने में हम लोगों ने मात्र 9 वर्ष के अंदर उस स्थिति में पहुंचा दिए। आज देश और दुनिया का हर बड़ा संस्थान वहां आना चाहता है। आज वहां मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। आज वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है। आज वहां पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। आज वहां पर टॉय पार्क बन रहा है, एपेरल पार्क बन रहा है। यानी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी पिछले दिनों सेमीकंडक्टर की भी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने उसी के पास किया है। आज के इस युग में सेमीकंडक्टर के बगैर पूरी दुनिया एकदम लाचार है। जैसे एक समय तेल के बगैर दुनिया लाचार हो जाती थी, ऐसे ही सेमीकंडक्टर के बगैर दुनिया लाचार हो जाती है। और वह अब यूपी के अंदर बनेगा। यूपी के अंदर बनेगा। कोई 17 के पहले सोच सकता था? क्यों 17 के पहले सब काम नहीं हो पाया? क्योंकि सोच नहीं थी, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत साफ नहीं थी। वे लोग पहले भी नहीं करना चाहते थे, आज भी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जो कार्य हो रहा है उस कार्य को डिस्टर्ब करना है, हर हाल में उसको कर तो नहीं सकते, लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके माहौल को खराब करने का काम। आप देख रहे होंगे दुनिया संकट में है। दुनिया के सामने अनेक संकट चल रहे हैं, उथल पुथल है तमाम देशों में।
इमरजेंसी लागू हो गई है। लोगों में वहां संशय का माहौल बना हुआ है। गल्फ वार के नाते अस्थिरता का माहौल है। तमाम देशों ने अपने यहां लोगों की सर्विस को में कट करना प्रारंभ कर दिया है। कार्य के घंटे और वेजेज के स्थिति को कम करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी जवाब दे रही है। अमेरिका जैसे दुनिया का देश जिसका खाड़ी के देशों पे निर्भरता कम है, वहां पे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के अगल बगल के देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सबकी हालत खराब है। अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थितियां चल रही हैं। लेकिन इन सब में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश जो लगातार अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसलिए क्योंकि भारत के पास मोदी जी जैसा एक विजनरी लीडरशिप है। आपने देखा होगा दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने आपूर्ति को स्मूथ तो बनाया ही, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को नियंत्रित करने के लिए उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को भी कम करके देश की जनता को 145 करोड़ की जनता को राहत दी है। ये अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए, मोदी जी जो ये 145 करोड़ लोगों को राहत दे रहे हैं, क्या इसका लाभ केवल भाजपा के लोग ले रहे हैं क्या? क्या इसका लाभ केवल एक वर्ग विशेष ले रहा है क्या? पूरा देश ले रहा है। सरकार का निर्णय इसी प्रकार का यूनिफॉर्म होता है, बिना भेदभाव के सबको एक समान दृष्टि से उस योजना के साथ जोड़ने का कार्य, और वह आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आप सोचो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी को रोकने के लिए किस किस प्रकार के निम्न स्तरीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे माहौल को दुष्प्रचार में बदलने का काम हो रहा है, कैसे अफवाह फैला करके कि कहीं बोला, जब कोई बोलता है कि साहब वो 14 यानी जो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि साहब वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। जनता के कार्य में जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हर एक को दिया जा रहा है, लेकिन चैलेंज केवल भारत के पास नहीं, दुनिया के पास एक चैलेंज है। तो दुनिया के उस चैलेंज को आज के दिन पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खाड़ी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति को मालूम है। तो उस चैलेंज को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम भी इस समय किसी अफवाह पे ध्यान देने की बजाय हम भी देश के अंदर देश की लीडरशिप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम भी उसका पालन करें, अफवाह में न पड़े। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 25 दिन चलना है घर में, तो हम 7वें दिन लाइन लगाने के लिए क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अगर हमारी गाड़ी की टंकी पूरी है और ये गाड़ी की टंकी अगले 4 दिन चल सकती है, तो हम वहां से पेट्रोल निकाल करके और क्यों फिर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
हमें किसी अफवाह में नहीं, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी है। कोविड जैसी महामारी के दौरान मोदी जी ने अपनी परवाह नहीं की, सड़कों पर उतर करके वैक्सीन दिए, हर प्रकार की सुविधाएं दी। तो फिर जब देश की लीडरशिप फ्रंट फुट पर आकर के देश को संबल दे रहा है, तो हम विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से जो हमेशा समाज का और देश की अपूर्णीय क्षति करने पर उतारू होते हैं, इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा। क्योंकि जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, न युवाओं के लिए किया, न महिलाओं के लिए किया, न अन्नदाता किसानों के लिए किया, न श्रमिकों के लिए किया, न कामगारों के लिए किया, न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सुविधा दी, न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा दी, न अच्छे संस्थान खोले, किसी भी दिशा में प्रयास नहीं किया। और जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, तो अब वह स्वयं तो बेदखल हो चुके हैं, स्वयं तो विश्वास खो चुके हैं और दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके पूरे समाज को गुमराह करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा। क्योंकि संकट के समय, चुनौती के समय अफवाह फैला करके अव्यवस्था फैलाना भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है। और इस राष्ट्रद्रोह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए और किसी भी राष्ट्रभक्त नागरिक को इस प्रकार के अफवाह को खंडन भी करना चाहिए और ऐसे लोगों की चुनौती का जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। कहना चाहिए वे गलत बात करते हो, कहां समस्या है, और अगर है हम सामूहिक रूप से देश के साथ मिलकर के समस्या का मुकाबला करेंगे। यही हमारी राष्ट्रभक्ति कहती है और ये हमारा दायित्व भी बनता है। आप मुझे बताइए, ये नियुक्तियां 17 के पहले भी इसी पारदर्शी तरीके से हो सकती थी, हो सकती थी। ये जेवर का एयरपोर्ट 17 के पहले भी बन सकता था। मैं पिछले दिनों, अभी 3 दिन पहले, मैं भारत नेपाल बॉर्डर पर एक गांव में गया था। वह गांव शारदा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। गांव पूरी तरह कट गया है। 500 लोग गांव में रहते हैं। एक भी परिवार के पास पक्का मकान नहीं। गत वर्ष वहां एक दुर्घटना हो गई थी। 9 लोग डूब के मर गए थे। 12 लोगों को वहां से किसी प्रकार से निकाला गया नदी से। और जब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां काम कर रही थी, तो क्रोकोडाइल के यानी मगरमच्छ के झुंड वहां पर उनको फेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया वहां से, क्योंकि मैं यहां से रेस्क्यू को वॉच कर रहा था, देख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा है और ये हमला कर सकते हैं। आप सोचिए, एक तरफ नदी क्रोकोडाइल से भरी हुई पूरी, और दूसरी तरफ घना जंगल। आप सोचो, बहराइच से वहां जाने में समय लगते हैं लगभग 40 किलोमीटर दूर, घने जंगल के बीच। वहां पे जंगली हाथी, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, अजगर, बड़े मोटे सांप, और उनके बीच में 500 लोग रह रहे थे। ऑपरेशन के बाद के दौरान ही मुझे अगले दिन वहां जाने का अवसर मिला था। मैं गया वहां। मैंने जैसे तैसे अपना चॉपर लैंड किया। एक भी पक्का मकान नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं।
मैंने उनसे कहा सामान लेने के लिए कैसे आप जाते हैं? उन्होंने कहा साहब यहाँ से किसी प्रकार से बैलगाड़ी से कुछ दूर जाते हैं, फिर नाव से जाते हैं, फिर पैदल जाते हैं, फिर कोई टैक्सी या जीप मिल जाती है तब जा कर के। तो एक दिन यहाँ से हम बहराइच के लिए निकलते हैं, फिर रात्रि को वहाँ कहीं मिल जाए रुकने के लिए वहाँ रुकते हैं, फिर अगले दिन सामान खरीद करके फिर वहाँ से आते हैं। और पैसा चूंकि हमारे पास रहता नहीं, इसलिए बहुत बाजार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक आध बार कपड़ा खरीदने के लिए। बाकी हमारी पूरी जिंदगी जंगल के बीच में ही कंदमूल खाने में ही व्यतीत हो जाती है। तो हमारी सरकार ने तय किया कि भाई इन लोगों को यहां से निकाल करके इनका पुनर्वास करना चाहिए। हम लोगों ने उन सभी परिवारों को उनमें वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उन सभी परिवारों को हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू करवा करके और फिर बहराइच के पास उनके लिए जमीन ली, उनको एक एक आवास की व्यवस्था, उनके लिए जमीन का पट्टा, और प्रत्येक परिवार को इन सब के साथ साथ 21 लाख रुपए अतिरिक्त दे करके उनको कहा कि भाई आप यहाँ पे रहेंगे और आपकी व्यवस्था यहीं पे, सारी सुविधाएं अब आपको यहाँ पर मिलेंगी। उनके लिए पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी और राशन की दुकान, सब कुछ उनको लिए उपलब्ध करवाया गया। उनके लिए राशन कार्ड बनवाए गए, सब कुछ उनके लिए अब तैयारी वहां की गई है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जब सरकार के पास संवेदना हो तब सरकार इसके बारे में सोचेगी। मुझे उसके उपरांत गोरखपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। साइबर फॉरेंसिक लैब का मुझे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। खैर, मैं गया, वहां देखा मैंने साइबर क्राइम से भारत ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया तबाह है। और साइबर अपराध किस हद तक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर दे रहा है, कैसे कैसे उसको अपने मोहजाल में फंसा करके किस तरीके से उसको पूरी तरह कंगाल कर दे रहा है। और प्रतिदिन सामान्य अपराध की तुलना में हम देखते हैं कि साइबर से जुड़े हुए अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्थिति क्या थी 2017 के पहले? उत्तर प्रदेश के अंदर एक साइबर थाना था, केवल एक। मैंने कहा भी ये साइबर थाना कितने हैं? एक। तो मैंने कहा एक और खोल दो। फिर मुझे लगा कि देखिए आज से 9 वर्ष पहले मैंने कहा भी एक तो बहुत कम है। मैंने कहा ये काम करो, सभी 75 जनपदों में एक एक खोल दो। फिर 75 जनपदों में एक एक खोलने के बाद आया मेरे मन में, मैंने कहा भी हमारे पास 1681 थाने हैं, सभी में एक एक हेल्पलाइन भी दो। फिर उनके लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। हमारे पास फॉरेंसिक लैब नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में 2 फॉरेंसिक लैब। हमने कहा भी इनकी संख्या बढ़ाओ। ये ग्रेड की 12 लैब हम लोगों ने बनाई, 6 अभी निर्माणाधीन और हैं। हमने कहा भी ट्रेन्ड मैन पावर कहां से आएगा, कहां से हम मांगेंगे? फिर लखनऊ में एक हमने फॉरेंसिक साइंस का स्टेट का एक इंस्टीट्यूट भी गठन किया। आज वहां डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सभी प्रकार के कोर्सेज वहां पे चलाए जा रहे हैं। और आज हम हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी और उपलब्ध, मोबाइल वैन भी उपलब्ध करवा चुके हैं। ये प्रक्रिया, निर्णय लेने की सामर्थ्य और समय के अनुरूप उठाए गए कदमों का परिणाम आज सामने मिलता है। हमारे यहां हमेशा हम क्या सोचते थे? हॉस्पिटल बन जाए, बिल्डिंग बन जाए तो मान लिया जाता था कि हो गया। बहुत कृपा कर दी तो 2 डॉक्टर की नियुक्ति कर दी।
डॉक्टर कंसल्टेशन देगा, लेकिन मेरा मानना है चिकित्सीय सेवा की बैकबोन तो नर्सिंग स्टाफ होगा और पैरामेडिक्स होगा। अगर इसकी अच्छी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है तो सेवा स्मूथली आगे बढ़ेगी, और नहीं है तो डॉक्टर तो अपना कंसल्टेशन देके चला जाएगा, अगले दिन फिर उसके सामने उससे ज्यादा विकट समस्या आने वाली है। और इस दृष्टि से उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। खैर, 17 के पहले तो यहां मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी भगवान भरोसे थी, जैसे राज्य भगवान भरोसे था वैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं भगवान भरोसे थी। आज जब वो हमारी सेवाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, मुझे हंसी आती है उनकी बातों पर। जिन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला वे कुछ नहीं कर पाए, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं, अगर 17 के पहले ये नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती, आप में से एक भी सेलेक्ट नहीं होते। मुझसे गारंटी से लेना, आप में से एक भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप पैसा पढ़ाई कराने के लिए तो पैसा किसी प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन अनैतिक तरीके से पैसा नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं देना चाहिए। हर योग्य अभ्यर्थी का अधिकार बनता है कि उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, और हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको काम दे। इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य दे, क्योंकि यह आपका अधिकार है। लेकिन 17 के पहले जो ये 9 लाख लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब तक ये नहीं सेलेक्ट हो पाते, और ये 9 लाख तो सरकारी सेवा में है। एमएसएमई जो यूपी का मर चुका था, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में, 3 करोड़ से ज्यादा। कहां जाते सब प्लान करते, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई बेंगलुरु, कोई हैदराबाद, कोई अन्य जगहों पर जाते। आज वे यहीं पे काम कर रहे हैं, अपने जनपद में काम कर रहे हैं, अपनी यूनिट में काम कर रहे हैं। सुरक्षा का माहौल मिला, बड़ा निवेश हुआ है। 60 लाख से अधिक नौजवानों को बड़े निवेश के माध्यम से यहीं के उद्योग में काम मिला है। आज यूपी देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 55%। देश में कुल जितना मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन होता है उसमें 55% यूपी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने देश के अंदर बन रहे हैं 60% अकेले यूपी में बन रहा है। और ये तब हुआ है, भाई मेरा तो कपड़ा जो है ऐसा है, लोग मुझे मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है।
मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थे, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6,000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? किस मुंह से विकास की बात करते हैं? आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे, और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, DPR, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एक पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। DPR था उसका 200 करोड़ का। कितना खर्च हुआ? खर्च हो गया 800 करोड़, और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में।
दूसरा, आप जाते होंगे, यहां से आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। डीपीआर कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया, और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है ये डकैती। और ये डकैती सत्र के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे, और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन सत्र के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है। और उसी पहचान की वजह से आज हम सब आपके बीच में हैं, आपसे कहने के लिए। लोहिया संस्थान वास्तव में बहुत शीघ्र इस संस्थान ने अपनी एक इमेज बनाई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 17 में आए थे, लोहिया संस्थान शिशु अवस्था में था, बहुत छोटे स्तर पर था। हम लोग जब आए तो फिर इसमें MBBS की पढ़ाई होनी है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है, और भी हमारे पास तमाम चीजें आई, और हम लोगों ने उस समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उस समय प्रारंभ किया। और मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लगता है कि टर्सरी हेल्थ केयर का ये एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद रखना, हमारी पहचान कब होती है? सामान्य दिनों में तो कोई भी बोलेगा साहब मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन जब संकट होता है तभी पहचान होती है कौन साथ में खड़ा है। जो व्यक्ति संकट में खड़ा नहीं है वह कभी नहीं खड़ा होगा। याद करना, उससे ऐसे मतलबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, उस दौरान पूरी मानवता खतरे में थी, सबके सामने संकट था, लेकिन उस दौरान क्या स्थितियां थी? उस दौरान जब मैं देखता था बहुत सारी जगह में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहां पे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय लखनऊ के हमारे 3 संस्थान, SGPGI, KGMU और RML, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी उस समय RML के डायरेक्टर थे। और ये सभी लोग, हम लोग जब भी, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने टीम 11 बनाई थी, और उस टीम 11 के लिए एक सलाहकार टीम के रूप में हम लोगों ने
इन संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी जो हमें कैसे हम लोग कोविड जैसी महामारी के बेहतरीन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, इसमें लोग हमें सुझाव देते थे। और मैं जब भी इनको कॉल करता था, टीम पूरी मेरे पास आती थी। वर्चुअल आईसीयू इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रारंभ करवाए। उस समय भी बेहतरीन काम किया, संकट के दौरान खड़े थे, और इसलिए सरकार भी इनके साथ हमेशा खड़ी रहती। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हम हमेशा आपके साथ में हैं, क्योंकि आप में काम करने की सामर्थ्य है। उस समय हम लोगों ने ऐसे भी संस्थान देखे जिन लोगों ने बंद कर दिया था, मेडिकल कॉलेज बंद, हॉस्पिटल्स बंद, वो सब के सब कोरोना हो गया। मैंने एक जगह तो छापेमारी करवाई, पता लगा, मैंने पूछा भाई डॉक्टर कहाँ है, पता लगा साहब वो उनको कोरोना हो गया। मैंने उनके घर में टीम भेजी, मैंने कहा यार इनका सैंपल लो पहले, सचमुच इनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब लिया गया तो उनको कोरोना था ही नहीं, तो मुझे उनको सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचो, ये भी मैंने देखा है। बाद में वो बड़े बड़ी सिफारिश करने के लिए इधर से इधर करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, अब कोरोना तक तो नहीं करूंगा इनको बाहर। यानी ये भी स्थिति मैंने देखी थी। लेकिन यहां पे तीनों संस्थान उस समय अच्छा काम कर रहे थे, और आज इन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्सरी सेंटर के रूप में आरएमएल को विकसित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश का पहला गामा नाई इस संस्थान में लग गया है। रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी स्थान, और अब तक 350 से अधिक सबल रोबोटिक सर्जरीज भी इस संस्थान में अब तक हुई हैं। ये चीजें दिखाती हैं, हां, हम केवल वहीं ठहरे नहीं हैं, हम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रोग्रेसिव अप्रोच ही हमारी सही पहचान बननी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। आज जब मैं यहां पे देख रहा था कि ये 300 यानी 665 जो ये नर्सिंग ऑफिसर्स की तैनाती यहां पर हो रही है, यद्यपि यहां पे अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया की थी, उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की जो तैनाती हुई थी उसमें बालिकाओं की संख्या ज्यादा थी, और मेरा मानना था कि उसमें 90 और 10 का रेशियो रहा होगा। 1262 में से 190 के आसपास ही पुरुष थे, बाकी सब महिलाएं थी, बालिकाएं थी। और नर्सिंग के इस प्रोफेशनल्स में महिलाओं को ज्यादा आना चाहिए। पुरुष भी हैं पैरामेडिक्स के, उसमें उनको उस दिशा में ज्यादा बढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां पे उनकी अपनी दक्षता होती है और उस फील्ड में बेहतरीन कर सकती है। और आज मैं आप सबसे एक और बात कहूंगा कि उस बैकबोन की ताकत को इस डबल इंजन सरकार ने पहचाना है। आप सोचिए, जो नर्सिंग कॉलेज पहली सरकारों में बंद हो चुके थे क्योंकि उनको इसका कोई मतलब नहीं था, वो फिर से आज चालू हुए। 31 नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस यह सरकार चला रही है, फिर से नए सिरे से चला रही है। और ये 31 नर्सिंग कॉलेजेस अब ये बताते हैं कि आने वाले समय में कि हम नर्सिंग प्रोफेशनल्स अच्छे दे सकते हैं। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सबसे बड़ी पहचान होनी है, एक केवल अपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं देखनी है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ह्यूमन टच भी है। ह्यूमन टच नर्सिंग प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी पहचान है, और उस पहचान को आपको आगे बढ़ाना है। और उस दिशा में हम सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि अगर इतनी पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के आज आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप भी उतनी संवेदनशील तरीके से, उतनी मेहनत से अपने संस्थान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। मैं संस्थान को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, संस्थान के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने संस्थान को एक सही दिशा
दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और सरकार भी उस हर संस्थान के साथ खड़ी है जो संस्थान आज प्रदेश के अपने अपने फील्ड में, वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो या किसी भी अन्य फील्ड में, वहां पर बेहतर कार्य कर रही है। यहां तक कि हम लोगों ने तो हेल्थ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए IIT कानपुर को भी हम एक मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। वहां वो काम चल रहा है, SGPGI में हो रहा है, KGMU में भी तमाम कार्य प्रारंभ हुए हैं। ये सभी कार्य और गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि सरकार के सामने कोई फाइल है, मैं स्वयं इन चीजों को देखता हूं, मैं कहां कौन सी पेंडेंसी है, लाओ उसको तत्काल करो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेक्टर है, हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर देते हैं। आप सब आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा दिन है। और रविवार के दिन भी देखिए, हम लोगों के लिए कोई रविवार का दिन नहीं होता है, संडे हो या मंडे, हमारे लिए सब एक जैसे दिन होते हैं। हमें सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही करना है, कार्य नहीं करेंगे तो परिणाम ही नहीं आएगा। और इसलिए हम लोग बिना छुट्टी की परवाह के बगैर, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में जैसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान को, आयुर्विज्ञान संस्थान को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाना है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनाना है। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं इस अवसर पर